मिनट खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रूस से यूक्रेन वॉर जोन से सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ऑपरेशन कुसर्क पर अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। यहाँ पर तो देखिए, सूमी में भी हथियार के इस्तेमाल की इजाजत यहाँ पर दे दी गई है और अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। बड़ा फैसला ये अमेरिका ने लिया है। रूस यूक्रेन वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन कुसर्क पर अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। अमेरिकी हथियारों का अब इस्तेमाल होगा। सूमी में भी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। तो देखिए, यहाँ पर अब अमेरिका के तेवर भी काफी गर्म नजर आ रहे हैं और एक्शन के मोड में पूरी तरह से अमेरिका भी अब नजर आने लगा है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी हथियारों की इजाजत दे दी गई है। अमेरिकी हथियार अब इस्तेमाल किए जाएंगे और सूमी में भी इन हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। ऑपरेशन कुसर्क पर यह बड़ा फैसला अमेरिका ने लिया है और अब देखना होगा कि किस तरीके से ये जंग जो है आगे देखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी हथियार जो हैं काफ़ी शक्तिशाली जो हथियार हैं, अति आधुनिक हथियार हैं, उनके इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। सूमी में भी इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑपरेशन कुसर्क के तहत अमेरिका ने ये बड़ा फैसला लिया है। और चलिए अब यूक्रेन की नई रणनीति भी आपको बता देते हैं। रूस की हवाई ताकत खत्म करने का अभियान चलाया जा रहा है। रूस के एयरबेस पर हमले का प्लान तैयार किया जा रहा है। देर रात 3 एयरबेस पर ड्रोन से हमला भी किया गया है। ये नई रणनीति है। देर रात 3 एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया है। हमले का प्लान जो है वो पहले पूरी तरह से तैयार किया गया और उसके बाद देर रात 3 एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया। ये नई रणनीति जो है बनाई जा रही है। ड्रोन से 3 एयरबेस पर हमला किया और उनको ध्वस्त कर दिया है। और अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान हैं। इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ विदेशी मामलों के जानकार निपुण भी हमारे साथ हैं। मेजर जनरल अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर और निपुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो तो सभी देख रहे हैं। 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त अब होता जा रहा है। एक के बाद एक नई रणनीति जो है वो लगातार बनती जा रही है और पूरी रणनीतियों के तहत अटैक लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे उस मुद्दे पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है फिलहाल पहुंचे हुए हैं यूक्रेन और शांति का पैगाम लेकर वहां पर गए हैं। अनुज जी। हाँ जी पिंकी जी, देखिए मैं आपको इससे पहले कि हम मोदी की विजिट की बात करें, मैं कुर्स्क हमले के बारे में एक बात जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, अभी तक 2.5 साल से यूक्रेन ने रूस के भीतर जाकर के आघात नहीं किया था। इन्होंने पहली बार रूस के भीतर जाके आघात किया है और एक साइजेबल जगह उन्होंने कब्जा ली है। ये मुझे लगता है कि एक बातचीत का दरवाजा खोलने का एक तरीका मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की के दिमाग में बातचीत घूम रही है और उसी की वजह से उन्होंने अपने आप को नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर ताकतवर या पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में लाने के लिए ये हमला किया था। और उसी के साथ साथ एक भारत के प्रधानमंत्री की विजिट हो रही है कीव की, उसको हम 1 और 1 2 मिला करके जोड़ के देख सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से ग्राउंड वहां पर शायद ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, ये निर्भर करेगा कि रूस इस पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। जिस प्रकार से ग्राउंड तैयार किया जा रहा है उससे मुझे लगता है कि बातचीत के द्वार खोलने का प्रयास कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की के दिमाग में भी है। दूसरी बात, जैसे कि अभी अमेरिका ने इजाजत दे दी है कि आप हमारे हथियारों का कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी ये बताने के लिए कहा गया है रूस को कि आप इस बात से तैयार रहें, या तो इसका दायरा बढ़ाएं और ये युद्ध को बहुत बड़ा होने दें, अन्यथा कहीं ना कहीं आप भी नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आएं। और भारत के प्रधानमंत्री की आज की विजिट ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि वहां जाकर के प्रधानमंत्री, मेरी समझ से, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से कई चीजें जो कि उनकी प्रधानमंत्री की विजिट की हैं उनको नहीं बताया जा रहा है, लेकिन मेरी समझ से, क्योंकि आप देखिए उनके साथ कौन है, उनके साथ अजीत डोभाल हैं जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके साथ एस जयशंकर हैं जो कि विदेश मंत्री हैं। तो ये मेरे को लगता है कि ओवरऑल पैकेज है और उसमें वो प्रधानमंत्री उनको ये प्रयास करिए, उनको बताने का प्रयास करेंगे कि युद्ध
किसी भी चीज का मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर आपको सॉल्यूशन किसी भी चीज का चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएटिंग टेबल्स के ऊपर आकर के हो सकता है पिंकी जी। उसके अलावा एक दो बातें और मुझे लगता है हाईलाइट होंगी इस विजिट के दौरान, क्योंकि क्या हो रहा है कि आज देशों की संप्रभुता और देशों की जो जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कोई ताकतवर शक्तिशाली देश उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, और शायद वही ठीक है चीज हमें सर। देखने को मिलेगी फरवरी ठीक 22 है, में। हाँ ठीक है सर, आएंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, वो भी बता देते हैं। रूस में एक और फ्रंट खोलने की तैयारी की जा रही है। तो देखिए, रूस में एक और फ्रंट खोलने की तैयारी की जा रही है। यूक्रेन के प्लान पर बहुत बड़ा ये खुलासा हो रहा है। कुसर्क की तरह यूक्रेन का एक और प्लान जो है वो बनाया जा रहा है। तो देखिए, कुसर्क की तरह यूक्रेन का एक और प्लान जो है वो बन रहा है, और यहाँ पर रूस में एक और फ्रंट खोलने की तैयारी की जा रही है। रूस में एक और फ्रंट खोला जाएगा। तो देखिए, पुतिन ने जो तबाही का प्लान बनाया है, विनाशकों को लॉन्च पैड जो तैयार किया है, उस पर कुछ अपडेट आपको दे दे। एंगल्स रूसी वायुसेना का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मिलिट्री बेस है। एंगल्स एयरबेस पर TU-160 बम वर्षक हर वक्त तैनात रहता है। एंगल्स एयरबेस पर 3500 मीटर लंबा रनवे भी मौजूद है। फ्रंट लाइन से एंगल्स एयरबेस की दूरी करीब 480 किलोमीटर बताई गई है। वहीं आज रात यूक्रेन दहलेगा, इसको लेकर भी बड़ा अपडेट है। एंगल्स एयरबेस पर क्रूज मिसाइलों की खेप जुटाई गई है। हथियार गोदामों से क्लाइड बम की सप्लाई भी लगातार जारी है। ब्लैक सी से यूक्रेनी धरती पर हमले का प्लान तैयार किया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर रूस में एक और बेस जो है फ्रंट खोला जाएगा। और अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। निपुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, रूस में एक और फ्रंट बेस जो है वो खोला जा रहा है, और लगातार जो है नई तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं, अटैक लगातार किए जा रहे हैं, और खास करके कुसुर्क की अगर बात करें तो वहां पर खासी तैयारियां हैं। देखिए, जो ये बात चल रही थी कि पीएम मोदी के जाने के बाद पीस डायलॉग होगा, पीस बातें होंगी, लेकिन मुझे पहले से लग रहा था कि इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज नहीं है कि वहां पर जाकर किसी तरह का कोई पीस एस्टेब्लिशमेंट होगा। देखिए, रशिया की भी अगर हम बात करें, रशिया ने जो कोर्स में एक्टिविटी हुई, जो यूक्रेन की ओर से हुई, तो रशिया ने उसको एक आतंकवादी टेररिस्ट एक्टिविटी करार दिया, और रशिया खुद प्रिपरेशन कर रहा है कि मैं एक बहुत बड़ा हमला क्या करूंगा, यूक्रेन के ऊपर करूंगा। और यूक्रेन की ओर से प्रिपरेशन हो रही है कि हम रूस के अंदर भी क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका की ओर से उनको पूरा एकदम से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। मैं बार-बार इस बात को कह रहा हूँ, ठीक है, आज मैं जब पीएम मोदी की विजिट को देख रहा हूँ, तो मैं इसको 2 मायने से देख रहा हूँ। पहला तो मायना ये देख रहा हूँ कि पीएम मोदी जो हैं, अगर इसको हम देखें, तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कहीं न कहीं वेस्ट पावर के प्रेशर में, दबाव में इस बात को लेकर गए हैं कि भई हमको एक बार जाना चाहिए यूक्रेन, और यूक्रेन जाकर क्या करना चाहिए कि पीस के लिए, या कम से कम एक कम्युनिकेशन जो चैनल है उसको एस्टेब्लिश कराने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मैं बहुत बड़ी उम्मीद नहीं करता कि भारत कोई बहुत बड़ा स्टैंड लेगा। भारत का पहले वाले स्टैंड रहने वाले हैं, जो भारत लगातार कहता आया है। भारत का कहना यही रहा है कि ये समय युद्ध का नहीं है, शांति का है। लेकिन देखिए, जब आईआर के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जब हम बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर और हर देश अपने कोर्स को लेकर चलता है। रशिया का अपना कोर्स है। अपना कोर्स क्या है? 90 के रशिया के यूएसआर के इंटीग्रेशन के बाद अमेरिका ने ये वादा किया था कि नाटो का जो विस्तार है, वो विस्तार आपका रशिया के बॉर्डर पे नहीं होगा। लेकिन अमेरिका ने उन वादों को तोड़ा, चाहे वो पोलैंड को नाटो में शामिल किया, पोलैंड के बाद आपका लाटविक नेशंस को शामिल किया, और अब जैसे यूक्रेन, यूक्रेन की लगातार ये जीत थी कि हम यूरोपियन यूनियन में शामिल होंगे, नाटो में शामिल होंगे। रशिया का कहना ये है कि अगर नाटो इतना नजदीक मेरे बॉर्डर पे आके बैठ जाएगा, तो मेरी सुरक्षा की क्या है समस्या है, मेरी सुरक्षा की चिंता है। और ये कौन सा बॉर्डर है? जो रशिया का सबसे घनी आबादी वाला एरिया है। ठीक है, रशिया की अगर आप पूरा क्षेत्रफल देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, लेकिन जो उसका पूर्वी बेल्ट है, वहां पर बहुत बड़ी आबादी नहीं है। उसकी बड़ी आबादी है पूरे वेस्ट ब्लॉक में ही रहती है। तो अगर इस क्षेत्र में आके बैठ जाता है, तो रशिया को लगता है कि 90 जैसा दोहराव मेरे साथ हो जाएगा। अब यूक्रेन का कहना ये है कि मैं एक सॉवरेन कंट्री हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री हूँ, मैं चाहे जो नीति बनाऊं, जो चाहे पॉलिसी बनाऊं, मैं चाहे किसी का पार्ट बनूं, इसमें रशिया कौन होता है रोकने वाला?
तो यूक्रेन का अपना एक कोज है। अमेरिका कहता है कि अगर हमने रशिया को नहीं रोका तो रशिया के जो प्लान है, चाहे क्रीमिया पे कंट्रोल किया हो, पहले जॉर्जिया का इश्यू रहा था, इसके अलावा हम देखें सीरिया का इश्यू जो गवर्नमेंट को लेकर रहा, सीधे टक्कर देने की स्थिति में आपको कौन रहे हैं? पुतिन साहब रहे हैं। 2008 की घटना देखें, 2014 की घटना देखें, 2015 की घटना देखें। तो रशिया का रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो अमेरिका ये समझ चुका था 90 के बाद कि अब हमारे लिए रशिया बड़ी चुनौती नहीं है। जब वहां पर आपके नए प्रेसिडेंट बोरिस यल्त्सिन बने थे, लेकिन पुतिन के बनने के बाद चुनौती मिलने लगी। अमेरिका तो चीन को चुनौती मानने लगा था, लेकिन अब हम देखें तो रशिया चुनौती, तो अमेरिका का अपना कोर्स है कि मुझे अपना दुनिया में दबदबा बनाए रखना है। अब यहाँ भारत की आप बात समझिए कि देखिए भारत के सामने समस्या क्या है। भारत की जो विदेश नीति रही, जो नेहरू जी ने शुरुआत की, वो नाम की थी। और देखिए किसी भी देश के लिए अपनी विदेश नीति में आमूल-चूल परिवर्तन कर देना बड़ा मुश्किल होता है। जो नीति आप शुरुआत में अपना लेते हैं, उस नीति को कहीं न कहीं आपको रहना पड़ता है। हमने नैम की जगह मल्टी एंगेजमेंट तो अपनाया, लेकिन हम इस स्थिति में नहीं है कि हम अमेरिका को पकड़ लें या हम लोग रशिया ठीक को है पकड़ निपुण लें। जी। अब ठीक जी। है, ठीक है निपुण जी, आएगा आपके पास एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, वो भी दे देते हैं हमारे दर्शकों को। रूसी समुद्री बेड़े पर नाटो की नजर बनी हुई है। ब्रिटिश वायुसेना नौसेना ने जासूसी की है और बाल्टिक सागर में बेड़े की जासूसी की गई है। ब्रिटिश हंटर सबमरीन से वॉरशिप पर नजर रखी जा रही है। पोसीडोन विमान से भी रूसी नौसेना पर नजर रखी जा रही है। तो देखिए पल पल के एक दूसरे पर नजर भी लगातार बरकरार है और पहले कुर्स्क को निशाना बनाया गया, उसके बाद जो है लगातार मॉस्को को निशाना बनाया गया। इरादे यहाँ पर मजबूत होते जा रहे हैं। अनुज जी देखिए रूसी समुद्री बेड़े पर नाटो की भी नजर लगातार बनी हुई है। देखिए क्या होता है कि जब भी इस प्रकार का युद्ध होता है तो अपनी फोर्सेस की पॉस्चरिंग की जाती है, और वो पॉस्चरिंग इसलिए की जाती है कि अगर इसका दायरा बढ़ेगा तो किस प्रकार से कहां कहां इसके दायरे के बढ़ने की गुंजाइश है, तो वहां पर प्री पोजिशन करके और अपनी फोर्सेस की पॉस्चरिंग करते हैं लोग दूसरे देश। तो इसी प्रकार से बाल्टिक सागर में, भूमध्य सागर में और काले सागर में हर जगह जो नाटो की फोर्सेस हैं उन्होंने अपने प्रेजेंस को बढ़ाया है किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो एरियल प्रेजेंस हो, चाहे वो रिकॉनॉइस कर रहे हैं, उनकी जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी युद्ध नीति का स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और जब भी आप लड़ाई, अब जैसे क्योंकि यूएस ने अलाउ कर दिया कि आप किसी भी प्रकार के हथियार का कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं उसका कोई रिएक्शन आएगा, और जब रिएक्शन आएगा उस रिएक्शन से बचने के लिए उनको एंटीसिपेट किया हुआ है। तो उस हर कंटिजेंसी की प्लानिंग होती है और वो एंटीसिपेट करते हैं कि बाल्टिक सागर में कहां से रिएक्शन आ सकता है, भूमध्य सागर में कहां से, काले सागर में कहां से, सी ऑफ अजोव में। तो उन सब की उनकी टोह लेना, उनके बारे में जानकारी हासिल करना, वो एक स्ट्रेटेजी का आम हिस्सा है। अब जहां तक प्रश्न एक और फ्रंट खोलने का है पिंकी जी, रशिया में, या रशिया क्या करेगा। देखिए जब भी इस प्रकार का कोई इनकर्शन होता है, ये कुर्स्क का मैंने बैकग्राउंड लगा रखा है, 1943 लिखा हुआ है, वहां पर भी सबसे बड़ा जो युद्ध हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, वो कुर्स्क में ही हुआ था। जर्मनी के लोग वहां पर घुसे थे और वहां पर उन्होंने कब्जा किया था। इनका रूस का क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि वो कुर्स्क में कंटेनमेंट करेंगे कि इससे ज्यादा जहां तक हो आ गए उससे ज्यादा ना फैलें, तो और उसके दक्षिण और उत्तर में, अर्थात या सुम्मी की तरफ या खार्किव की तरफ या दोनों तरफ जाकर के, और जो कुर्स्क में फौजें आई हैं उनको पीछे से कट ऑफ करना, उनको लॉजिस्टिकली स्टार्व करना और फिर वहां पर डिस्ट्रक्शन करना, ये उनका उद्देश्य रहेगा। इसीलिए जो अमेरिका का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि आप सुम्मी में हमारे हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रूस का अगर ऑफेंसिव आया, और मुझे लगता है वो आएगा, तो वो सुम्मी की तरफ से आएगा या खार्किव की तरफ से आएगा। तो ये बात इस वजह से ये चीजें हो रही हैं, और जो टोल ली जा रही है वो ये ली जा रही है कि किस प्रकार का रिएक्शन और कहां से रूस की फौजों का आने वाला है, ताकि उसका माकूल जवाब सही प्रकार से सही स्ट्रेंथ में दिया जा सके। और अगर कोई आवश्यकता है रिपोजिशनिंग ट्रुप्स की या जहाजी पेड़ों की कोई नई पॉस्चरिंग की, तो उसको किया जा सके। तो ये वजह है कि आपको अमेरिका नाटो देशों की तो ही जो रिकॉनॉइसेंस एक्टिविटी है, सर्वेलेंस एक्टिविटी है, उसमें बढ़ाव नजर आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये बातचीत तक नहीं पहुंची, तो मेरा ये मानना है कि इसका दायरा बढ़ने वाला है।
ये यहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि रूस के लिए इतना बड़ा आघात है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ठीक है। उनकी बॉर्डर में कोई घुसा है और बहुत सारा उन्होंने एरिया कैप्चर कर लिया है, बहुत ठीक है सर, ज्यादा आएंगे तमतमाए हुए हैं। बिल्कुल सर, आएंगे आपके पास। एक और बड़ा अपडेट दे देते हैं, उस पर भी आपसे जानना चाहेंगे। रूस और चीन मिलकर कर रहे हैं कुछ बड़ा प्लान। मॉस्को में चीनी सेना का डेलीगेशन देखा गया। सैन्य सहयोग को लेकर दोनों देशों में बात हुई है। देखिए, सैन्य सहयोग को लेकर दोनों देशों में बात हुई है और यहाँ पर अब चीन भी जो है शामिल हो सकता है। बड़ा कुछ प्लानिंग इसमें हो सकती है। सैन्य सहयोग को लेकर दोनों देशों में बात हुई है। रूस और चीन मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है क्या, और इसके बाद यूक्रेन की चिंता किस कदर बढ़ेगी वो भी देखना होगा। हालांकि जिस तरीके से कुर्स्क में आखिरी पुल गिराया गया है, उसके बाद यूक्रेन के इरादे कुछ बुलंद हुए और उसके बाद लेकिन रूस और चीन के मिलने के बाद जो उनके बीच में वार्ता हुई है, इसके बाद यूक्रेन की चिंता कुछ बढ़ सकती है। तो यहाँ पर क्या कुछ मॉस्को में चीनी सेना पका रही है, उस पर भी बता दें। मॉस्को में चीनी सेना का डेलीगेशन देखा गया। ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर यहाँ पर बात हो सकती है। सैन्य सहयोग को लेकर सहमति यहाँ पर जताई जा रही है। चीन के पीएम से भी पुतिन ने मुलाकात की है और देखिए, रूस चीन के बीच में कोई डील हुई है। दोनों देशों की थल सेना में सहयोग देखा जा सकता है। ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़े फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। रूसी सैन्य ट्रेनिंग सेंटर अब पीएलए जवान आएंगे और चीन की एंट्री की वजह से कुर्स्क में यूक्रेन का कब्जा देखा जा सकता है। कुर्स्क अटैक से आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचा है। बदले का ऐलान कर चुके हैं। और अधिक अपडेट के लिए और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण जी, आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए, अब रूस और चीन साथ में मिलकर कई तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में चिंता यूक्रेन की जरूर यहाँ पर बढ़ सकती है। क्या लग रहा है आपको कि क्या पक रहा है दोनों के साथ? देखिए, रशिया और चाइना की जो दोस्ती का आधार है वो यही आधार है कि अमेरिका के जो प्रभाव है उसको रोकना, यानी कि नाटो के प्रभाव को रोकना। अगर आज चीन जो है रशिया की मदद के लिए, रशिया की हेल्प के लिए नहीं आता, तो यहाँ पर तो देखते हैं कि दक्षिण चीन सागर में जिस प्रकार से चीन की एक्टिविटी को रोकने का प्रयास अमेरिका करता है, अमेरिका अपने अलाई के साथ करता है, चाहे वो ताइवान को लेकर भी हो, तो वो नहीं होगा। और रशिया और चाइना की दोस्ती का बेस ही यही है कि हमको अमेरिका को रोकना है। और देखिए, चीन लगातार इस बात के लिए उत्साहित है कि मेरे को क्या करना है, सुपर पावर बनना है। और अमेरिका की जो सुपर पावर यानी जो यूनिपोलर शिप उसने बनाई हुई है, एग्जोनोमस में जो है, वो मेरे को ब्रेक थ्रू करना है। और ये प्रयास अब देखिए चीन का बहुत पहले से है। तो ये मुझे लगता है कि चीन को मौका मिला। और चीन को देखिए क्या होगा, इस मौके से लाभ ये है कि रशिया की धरती पर लड़ाई लड़ी जाएगी। यानी कि लड़ाई जो है वो चीन की धरती पर नहीं होगी, जो नुकसान होगा रशिया की लैंड पर होगा, रशिया की जमीन पर होगा। और रशिया, और हम देखें आज पे अगर हम बात करते हैं, अमेरिका को अगर कोई स्ट्रेटेजिकली टक्कर दे सकता है वेपन के मामले में, तो वो रशिया है, ना कि चाइना। चाइना एक इकोनॉमिकल पावर है, वेपन में भी पावर है, लेकिन जिस प्रकार के मिसाइल प्रोग्राम्स हैं, जिस प्रकार के वेपन है, तमाम तरीके से आप देखें तो वो रशिया के पास है, ना कि आपका चीन के पास में। तो रशिया को आगे कर अगर वो क्या करता है, अपने मोटिव को पूरा करता है, तो पॉसिबिलिटीज चाइना की फॉरेन पॉलिसी के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए पूरी पूरी है। और मुझे लगता है कि चीन जो है इसमें रशिया के साथ निश्चित रूप से खड़ा होगा। अगर अमेरिका इस प्रकार का ओपनली कह रहा है कि भी हम क्या करेंगे, यूक्रेन को पूरी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे और हमको पूरे हथियार यूज करने का अधिकार देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि चीन को अपने सीधा सीधा आमंत्रित कर रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं। और ये बात एक बड़ी बात है कि चाइना और रशिया, क्योंकि मैंने जैसे अभी माथुर साहब भी कह रहे थे, मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया की धरती पर ये पहली बार क्या है, एग्रेशन हुआ है। ये एग्रेशन जो है, जो जेलेंस्की साहब है, उनका तो सीधी सोच ये है कि मेरे को इस एग्रेशन को दिखाकर रशिया को बातचीत के टेबल पर लाना, क्योंकि मेरी खुद ये किरकिरी हो रही है अपने देश के अंदर, कितने दिन तक लड़ाई लड़ते हुए हो गया, हमारी जमीन जा रही है, हमें हाथ में कुछ लगा नहीं है। तो जेलेंस्की अपनी पॉलिटिक्स को लेके बात कर रहे हैं और रशिया के लिए ये बहुत ही ज्यादा एक वर्ल्ड के अंदर एक सिंपैथी करार करने का मौका जैसा हो गया है। रशिया बात को कह सकता है कि देखो, जिस बात का मुझे डर था, जिस बात का मुझे फियर था, वही बात हो गई है। अब मेरी मजबूरी है कि मुझे यूक्रेन के खिलाफ एक बहुत अच्छा वॉर, एक लंबा वॉर करना होगा। और मुझे लगता है किसी प्रकार से रशिया और चाइना पीछे हटने वाले हैं। यही चिंता मुझे थोड़ा लग भी रहा है कि कल को ये वेस्ट ब्लॉक ये कहना शुरू कर दे कि देखिए पीएम मोदी विजिट करने के लिए गए और विजिट करने के बाद
फिर भी क्या हुआ, युद्ध रुका नहीं बल्कि युद्ध में तीव्रता आई है। तो मैं कहीं न कहीं चिंतित हूँ, मुझे लग रहा है कि देश के अंदर भी इस प्रकार का विपक्ष माहौल भी बना सकता है, नैरेटिव भी बना सकता है कि देखो पीएम मोदी घूम कर आए, विजिट कर कर आए, स्थिति क्या बनी है। ये निश्चित है कि अभी मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से कुछ हमारे इलाकों में जो कब्जा किया हुआ है, आपका यूक्रेन फोर्सेस ने जो कब्जा किया है, करीब 500 हेक्टेयर के आसपास की जमीन जो है आपकी, लेकिन वो जमीन आप देखिए, इस जमीन को खाली कराना कोई ये नहीं होगा हफ्तों को काम होगा, ये महीनों का काम होगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2024 जो है, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है, तो हमारे पास में 4 से 5 महीने बैठते हैं, 4 महीने 4.5 महीने बैठते हैं, तो मुझे लगता है ये पूरा 2024 ऐसे ही चला जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा पीस कहीं से स्टैब्लिश होगा, और चीन का आ जाना तो ठीक है। कहीं ना कहीं आहट हो सकती है थर्ड वर्ल्ड वॉर। ठीक है निपुण जी, आपके पास आएंगे, उससे पहले एक और अपडेट दे दें कि रूसी मरीन ग्रुप पर यूक्रेन का भीषण हमला देखा गया। 82वीं एयर असोल्ट ब्रिगेड ने अटैक किया है रोस्तोव में। रूसी ऑयल डिपो में तबाही मची है, अब तक धधक रहा है रूसी ऑयल डिपो। तो देखिए रूसी ऑयल डिपो की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अटैक के बाद से अब तक रूसी ऑयल डिपो जो है वो धधक रहा है, और ये बड़ा अटैक यहाँ पर किया गया है। अधिक अपडेट के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुज जी हमारे साथ जुड़े हैं, निपुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, देखिए जिस तरीके से निपुण जी ने अभी बताया कि पूरे साल भर जो है इसी तरीके के हालात देखे जा सकते हैं, अभी कोई उम्मीद जो है शांति की नजर नहीं आ रही है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त यूक्रेन में है, और वहां पर रसिया की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन पर कोई भी मिसाइल आज के दिन नहीं दागी जाएगी। एक दिन के लिए पूरी तरह से सारे हमले जो है बंद कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पीएम मोदी की शांति का जो पैगाम है उसका असर देखा जा रहा है, भले ही एक दिन के लिए देखा जा रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल पिंकी जी, आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो पूरी दुनिया है, ये दो धड़ों में, बाकायदा दो धड़ों में बंट चुकी है। और जब हम चीन और रूस की बात कर रहे हैं, ये केवल चीन और रूस की बात नहीं है, एक आप नया जुड़ाव नजर आ रहा है जिसको क्रिक हम कह सकते हैं। चाइना, रशिया, ईरान और कोरिया, ये चारों देश अपने डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आप देखिए, जैसे ही इस्माइल हानिया को मारा गया था तो रशिया से IL-76 में कई युद्धक सामान ईरान की राजधानी में पहुंच गए थे। ये तमाम, कोरिया लगातार रूस की मदद करता जा रहा है मिलिटरीली। तो ये तमाम की जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि किस प्रकार से आप अमेरिका को और अमेरिका के पश्चिमी ग्रुप को, नाटो को चेकमेट कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर ये लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो आप देखिएगा कि अमेरिका की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। पिंकी जी, इंटरेस्ट परमानेंट होता है, और भारत का इंटरेस्ट भी यही है कि भारत अपनी जो उनकी नीति है उस पर बना रहे। आज तक भारत ने रूस के हमले की निंदा नहीं करी है। बिल्कुल अनुज जी, बिल्कुल अनुज जी, समय की पाबंदी यहाँ पर है, और निपुण जी से भी एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहेंगे कि देखिए जिस तरीके से 2.5 साल से ज्यादा का वक्त अब हो चला है, वो चल रही है। आपने कहा कि अभी पूरा साल ऐसे ही निकलने वाला है, इस बीच प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पहुंचे हुए हैं, तो इन सबको मिलाकर एक छोटा सा रिएक्शन आपका। देखिए, मुझे थोड़ा सा चिंता यही लग रही है कि पीएम मोदी के जाने के बाद ऐसा ना हो कि वॉर बहुत तीव्र होगा। ये निश्चित रूप से, और कल को ये वेस्ट जो कंट्रीज है, ये पीएम मोदी के ऊपर ही, भारत के ऊपर एलिगेशन लगाना शुरू कर दें कि क्या फायदा हुआ, कैसे कर रहा। और मुझे आंतरिक राजनीति का भी खतरा लग रहा है कि इंटरनल भी विपक्ष इस बात को, मुद्दे को बना सकता है कि देखो पीएम मोदी के और किस प्रकार से वॉर हो रहा है। तो जो शांति का मसीहा भारत को कहा जाता है, तो वो छमी हवाई डैमेज होगी। इस प्रकार का मुझे खतरा लग रहा है। लेकिन कुल मिला के देखते हैं कि पीएम मोदी किस प्रकार से बात करते हैं, क्या वहां पे बात रहती है, और जेलेंस्की जी से मीटिंग होने वाली थोड़ी देर में, तो काफी चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है निपुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने इन व्यूज़ के लिए और इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। हालांकि अब देखना होगा, जिस तरीके से 2.5 साल के ज़्यादा का वक्त हो चुका है और ये युद्ध जो है इसी तरीके से चल रहा है, एक के बाद एक नई रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, नाटो की नज़रें भी लगातार इस पर बनी हुई हैं। इसके अलावा पीएम मोदी यहाँ पहुँचे हैं यूक्रेन में, तो इस यात्रा पर भी पूरी दुनिया की निगाहें जो है टिकी हुई है, क्या कुछ इस यात्रा के बाद होता है। हालांकि यहाँ पर रसिया की तरफ से बहुत ही अच्छा एक दिन के लिए ये फैसला लिया गया कि कोई भी अटैक जो है इस दौरान नहीं किया जाएगा, मिसाइल नहीं दागी जाएगी। और चलिए बुलेटिन में अब वक्त तो चला एक